डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। और जितना हमें ये सिंपल करके पढ़ाया जाता है यहाँ पे लोकली, और जितना इसके अंदर डंडी मारी गई है हमारे स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में, या आजकल भी जहाँ पे हमारे बहुत से लोकल टीचर्स एकेडमीज़ के अंदर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें स्किप करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एरर डिटेक्शन के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत से एरर्स आते हैं। अ, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर या जॉब के जो टेस्ट होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन आता है रीअरेंज द सेंटेंसेस। वो यहीं से आता है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स छुपे हैं। तो एक आम आदमी जिसको सही इंग्लिश जिसने नहीं पढ़ी होती, नहीं सीखी होती, जिसके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स क्लियर नहीं होते, वो फिर इन सवालों को कभी सॉल्व नहीं कर सकता। पहली बात, उसे इंग्लिश बोलने में काफ़ी मसाइल का शिकार वो होता है, स्पेशली जब वो किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ बात कर रहा हो। तो जो गोरा है जिसकी ये अपनी लैंग्वेज है, वो इन चीज़ों को काफ़ी नोट करते हैं और वहीं से ही आपकी प्रोफेशनलिज्म का भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन का भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमारे यहाँ तो एक मिथ है कि इंग्लिश ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पोकन में कोई इंग्लिश नहीं देखता ग्रामर। एक ज़बान के रूल्स को अगर आप बिगाड़ेंगे, एक ज़बान के प्रिंसिपल्स को आप अगर बिगाड़ेंगे और आप उनको गलत इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बड़ी कोई इंसल्ट नहीं है किसी ज़बान की। और आप जिसकी ज़बान की इंसल्ट करते हैं, वो लोग फिर आपको कभी लाइक नहीं करते। हमारी सराइकी को अगर कोई मजाक उड़ाए, पंजाबी का कोई मजाक उड़ाए, पश्तो का कोई मजाक उड़ाए, उर्दू जिसको आती है, अगर आप उसके सामने गलत उर्दू बोलें तो आप देखिएगा कि उनको कितना गुस्सा आता है जो अहले ज़बान होते हैं। इसी तरह आप इंग्लिश का जब तिया पांचा करते हैं, आप इसकी टांगें तोड़ते हैं, और आपने यहाँ से सुन रखा है नईम हकीम लोगों से कि इंग्लिश बोलने में तो जी ग्रामर कोई चेक ही नहीं करता। तो इस मिथ से थोड़ा सा बाहर आइए, इस सोच से थोड़ा बाहर आइए। चलो, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उसने ग्रेजुएशन नहीं की है, वो मास्टर डिग्री होल्डर नहीं है, तो फिर तो कोई बात समझ आती है कि चलो वो अपना एक जुगाड़ लगा ले, जितनी वो बोल सकता है, जितनी वो समझ सकता है। लेकिन एक शख्स यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा हुआ है, आजकल हर बंदा बीएस क्वालिफाइड है, बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, और गोरे इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे 6 साल रहा हूँ। उनके यहाँ जो मास्टर क्वालिफ़िकेशन है, ये बहुत बड़ी डिग्री है। वो समझते हैं कि मास्टर मीन मास्टर्स, ठीक है? यानी कि मास्टर मीन्स मास्टर, कि यार ये वाक़ई एक मास्टर आदमी है, क्वालिफ़ाइड आदमी है। हम तो हमारे यहाँ तो बस एक जुगाड़ी सिस्टम है, मास्टर कर लिया, बीएस कर लिया, अपने बारे में चंद जुमले ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो इस सोच से थोड़ा-सा बाहर निकलिए, और इस सोच से बाहर निकालने के लिए ही मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि मैंने इस मुल्क के नौजवानों की सोच बदलनी है, मैंने उनको इंग्लिश बुलवा के छोड़ना है, मैंने उनको सही वाली इंग्लिश पढ़ानी है, सिखानी है। ये मेरा एक शौक है, एक पैशन है। अदरवाइज़ मैं तो एक डिजिटल मार्केटर हूँ, एक कॉपीराइटर हूँ, और मैं जितना बार रहा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर किया,
उनकी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर किया, उनके सिस्टम को एक्सप्लोर किया। मैं कुछ अच्छे टीचर्स से वहाँ से पढ़ा, उनसे सीखा। तो दैट थिंग मैं जहाँ पे वो डिलीवर करना चाहता हूँ कि यार यहाँ के बच्चों को भी एक नया पर्सपेक्टिव मिले, एक नई सोच मिले, एक नया ज़ाविया मिले, वो लैंग्वेजेस में आगे जाएं। हमारे यहाँ एक पैदाइशी डर है अंग्रेज़ी से, और कभी-कभी मैं अपनी क्लास के अंदर ये भी कहता होता हूँ कि अंग्रेज़ी हमारे लोगों का कौमी मसला भी है। बड़े-बड़े लोग इससे डरते हैं और बड़े-बड़े लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी है लैंग्वेज। बहुत से क्लाइंट्स आपको हायर नहीं करते क्योंकि आप उनके साथ मीटिंग से डरते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करने से डरते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनली अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप अपनी मार्केट को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा-सा मज़ीद वसी करना चाहते हैं, तो फिर आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी और आपको सही वाली इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्योंकि एक बंदा अपने मोहल्ले में काम कर रहा है, उसका लिमिटेड स्कोप है। एक बंदा फिर अपनी यूनियन कौंसल अपने ज़िले तक काम कर रहा है, उसका फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा स्कोप है। एक मुल्की लेवल पे काम कर रहा है, फिर थोड़ा-सा उसका बड़ा स्कोप है। एक बंदा पूरी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है, तो उसके स्कोप का फिर आप अंदाज़ा लगाएँ। लेकिन इस स्कोप को अनलॉक करने के लिए, अपने लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ अनलॉक करने के लिए आपको वो ज़बान सीखनी है, जो दुनिया की ज़बान है, जो दुनिया को समझ आती है, जो दुनिया बोल सकती है, जो रिसर्च की ज़बान है, जो इंटरनेट की ज़बान है, जो टेक्नोलॉजी की ज़बान है। अगर आपको ये ज़बान नहीं आती है, तो फिर आपके लिए बहुत से दरवाज़े हमेशा के लिए बंद रहेंगे। आप फ़ॉरेन में अच्छे दोस्त नहीं बना सकते, आप उनके साथ कोई आगे जाके आप आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटीज़ फिर पैदा नहीं हो सकती। एक बंदा स्किल्ड है, वो अपनी फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, लेकिन वो अपनी फ़ील्ड के बारे में, अपनी स्किल के बारे में अगर इंटरनेशनली बता नहीं सकता, अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता, तो मुझे बताएँ वो तो गूँगा है दुनिया की ज़बान में। तो अगर आपको गूँगा बन के रहना है, तो फिर आप रहें, और अगर आपको सीखना है, तो फिर आपको सही वाली इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बिल्कुल लेटर्स से स्टार्ट की है इंग्लिश। लेटर्स हैं, आवाज़ें मिलके फिर एक और आवाज़ बनाती हैं, लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके जुमले बनाते हैं, जुमले मिलके एक ज़बान तश्कील देते हैं। मैंने कहानी बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट की है, बड़ी आसानी के साथ मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ, और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि टेंसेस तक तो अभी बात गई नहीं है, और टेंसेस तक अभी बात जाएगी नहीं, और आप इंग्लिश ग्रामर के एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो स्टार्ट ही टेंसेस से कर देते हैं, उसके पीछे की चीज़ें तो टीचर पढ़ाता ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न के टेंसेस के अंदर स्टूडेंट बैठे होते हैं गुमसुम, ठीक है ना, कि पता नहीं हो क्या रहा है। क्योंकि हम आज तक वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाता है, एक तो हमने अली को पकड़ा हुआ है, एक हमने उज़्मा को पकड़ा हुआ है। अली और उज़्मा जो है वो हमें इंग्लिश सिखाते-सिखाते बूढ़े होके मर गए, बट हम अली और उज़्मा को हम नहीं छोड़ रहे। हमने आज तक इस सर्कल को ब्रेक ही नहीं किया। बस जाती है, क्या वो जाती है, क्या वो नहीं जाती है। उज़्मा है, उधर से अली है, वो रगड़े खा रहा है या असलम है। इस सोच से थोड़ा-सा हमने निकल के चलना है। तो इस टॉपिक में आपको बहुत से नए कांसेप्ट्स मिलेंगे, और आपको फ़ील होगा कि नाउ आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, और आपको सही वाली इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि किसी भी मुकम्मल जुमले को इन 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश।
यहाँ पे आप देखें तो आई जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, स्पीक मेरी वर्ब है और इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और फिर हम देखेंगे कि वर्ब जो है वो क्या होती है। जब ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा, आप यकीन करें, आप कंटेंट राइटिंग में जाएं, आप कॉपी राइटिंग में जाएं, आपसे सेंटेंस गलत नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी बुनियाद है इंग्लिश ग्रामर की और इस ज़बान की। और क्योंकि जिस शख्स को जुमला बनाना आ गया, मतलब क्या है कि अगर आपको बात करनी आ गई तो इसका मतलब हुआ कि आपको ज़बान आ गई। बातों को ही ज़बान कहते हैं, बात ही जुमला होती है। और अगर आपको जुमला बनाना आ गया, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि जिस बंदे को लफ्ज़ बनाने आते हैं, फिर उन लफ्ज़ों को जोड़ के जुमले बनाने आते हैं और फिर उन जुमलों को जोड़ना आता है, इसका मतलब ये है कि उसे अच्छी ज़बान आती है, उसे अच्छी लैंग्वेज आती है। बस सिंपल सी ये फिलॉसफी है। इतना सीखना है कि जुमले बनाने सीखने हैं और जुमलों को सही तरह से जोड़ना सीखना है। जब वर्ड्स आप सही तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, चार्ज होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप उसको उलट लगा दें तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिस चीज़ को आप चलाना चाह रहे होते हैं, फैन है कुछ, वो नहीं चलता। जब आप सही सर्किट आपस में जोड़ते हैं, सही चार्ज आपस में जोड़ते हैं, तो आपका फैन चल पड़ता है, आपकी मोटर चल पड़ती है, आपका सर्किट शॉर्ट नहीं होता। तो लफ्ज़ों को जोड़ने की जो तरतीब है वो अगर आपको समझ आ गई तो इट मीन्स कि आपका जो जुमला है वो मीनिंगफुल होगा। इट मीन्स कि आपका जुमला क्लियर होगा, ठीक है। और जब जुमला मीनिंगफुल होगा तो आपकी बात मीनिंगफुल होगी, आपकी बात बामकसद होगी। और जब आपकी बात बामकसद होगी तो वो सुनने वाले को सही समझ आएगी। और जब सुनने वाले को सही समझ आ जाएगी तो इट मीन्स कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। दैट इज द साइकोलॉजी। ये साइंस है इस पूरे डिस्कशन के पीछे। बस इतना कुछ सीखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले मैं देखता हूँ सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है। और आपके बहुत से कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसकी जो तारीफ है वो है कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, या जिसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही होती है। किसी भी जुमले के अंदर दो तरह के लोग होते हैं या चीजें होती हैं। एक वो जो काम कर रहा है, ठीक है, एक्शन डूअर जिसको बोलते हैं, या फिर किसी के बारे में बात हो रही होती है। ये दो चीजें होती हैं। हर जुमला आप इंग्लिश का देख लें, उसमें आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। या तो कोई काम कर रहा होगा या फिर किसी के बारे में बात हो रही होगी, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जहां पे कि सारा इज लॉफिंग, ठीक है, सारा इज लॉफिंग। उसके बाद मैं कहता हूं कि दिया इज ईटिंग द फूड। सारा इज लॉफिंग,
दिया इज ईटिंग द फूड। उसके बाद मैं कहता हूं बाबर हिट अनदर सेंचुरी। ठीक है। एक और जुमला मैं लिखता हूं, बड़ा कॉमन है समझाने के लिए, आई लव यू। ये हम काफी सुनते भी हैं, कहते भी हैं, तो इस जुमले को भी मैं लिख देता हूं। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इन सारे जुमलों में आप देखें तो जहां पे आपको काम होता हुआ नजर आता है, यानी जहां पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, जहां पे पहले वाली चीज आपको नजर आएगी कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है। अब जहां पे हम देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है। जहां पे आप देखें सारा इज लाफिंग, जहां पे काम कौन कर रहा है, सारा। ठीक है। तो जहां पे हमारा सारा जो है वो हमारी सब्जेक्ट हो गई। दिया इज ईटिंग द फूड, यहाँ पे काम कौन कर रही है, दिया। क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो दिया हमारी सब्जेक्ट हो गई। बाबर हिट अनदर सेंचुरी, तो यहाँ पे आप देखें बाबर जो है वो काम कर रहा है, जो उसने काम किया है कौन सा, उसने एक और सेंचुरी जो है वो ठोक दी है। आई लव यू, यहाँ पे आप देखें तो मैं काम कर रहा हूं, या आप अगर किसी को बोलते हैं तो फिर आप काम कर रहे हैं। मेरे लिए आई मैं हूं, आपके लिए आई आप हैं। तो यहां पे आप देखें सारा, दिया, बाबर एंड आई, ये काम कर रहे हैं कोई ना कोई। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। ठीक है, यानी एक्शन डूअर, काम करने वाला। अमूमन आपको सब्जेक्ट फिक्रे में शुरू में नजर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो दरमियान में और रेसिपीज होती हैं, जैसे प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। उस कॉम्प्लिकेशन में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देते हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई काम करने वाला नहीं होता, बल्कि किसी के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ही इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखें ही जो है ये कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ही के बारे में बात हो रही है कि वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई है कि सेंटेंस के अंदर वो शख्स या वो चीज या वो वर्ड जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो अब हम वो देख रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, द बॉल इज रेड, जहां पर देखें बॉल कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि बॉल के बारे में बात हो रही है कि वो सुर्ख है। तो द बॉल जहां पे सब्जेक्ट हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद है इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर इस्लामाबाद के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रही है कि वो खूबसूरत शहर है। तो जहाँ पे इस्लामाबाद जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट की आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। राइट। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा। अभी आप कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिस पर काम किया जाए। ठीक है, या इसको हम ये भी कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट
के काम का असर हो, हम ये भी कहते हैं, ठीक है। या हम इसको कहते हैं हु रिसीव्स एन एक्शन। इसकी 3 डेफिनेशंस हैं, जो भी आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे। सेंटेंस में जिस पर काम किया जाए, आप देखें कि जहां पे सारा इज लाफिंग, दिया इज ईटिंग द फूड। अब दिया काम कर रही है तो उस काम का किसी चीज पे असर पड़ रहा है, उस काम का किसी चीज पे असर पड़ रहा है, या उस दिया का जो काम है उसको आगे कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, या जिस पर काम किया जाए। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक्शन डूअर कौन हो गया? मैं हो गया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। मेरे पढ़ाने का असर किस पे पड़ रहा है? आप लोगों पे पड़ रहा है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मेरी इस पढ़ाई को, इस तालीम को, इस लेसन को रिसीव कर रहे हैं। इंग्लिश किसकी बेहतर हो रही है? आपकी बेहतर हो रही है, आप पर असर पड़ रहा है। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला। आप हो गया ऑब्जेक्ट, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे इस नॉलेज को आगे रिसीव कर रहा है, जिस पर मेरे इस लेक्चर का असर हो रहा है। तो आप हो गए ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम किया जाए, ठीक है, या जिस पर सब्जेक्ट के काम का असर हो, ठीक है, या फिर जो एक्शन रिसीव करता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। हम इसकी भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट जो है। इसमें मैं कहता हूं वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस भी ले लेते हैं, आई लव माई कंट्री, ठीक है। आई लाइक, आई लाइक योर वर्क, ठीक है, मुझे आपका काम पसंद है। आई एम टीचिंग द क्लास, ठीक है। एक और भी ले लेते हैं, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, ठीक है, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। ओके, अच्छा, कोई भी चीज हो सकती है जिस पर हमारे काम का असर पड़ता है। अब जहां पर हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में किस चीज पे असर पड़ रहा है, यहाँ पे देखें तो वी स्पीक इंग्लिश, किस चीज पे असर पड़ रहा है? इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है। आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पर किस चीज पे असर पड़ रहा है? माई कंट्री, क्योंकि मोहब्बत की जा रही है मुल्क से, मुल्क पे काम हो रहा है। आई लाइक योर वर्क, यहाँ पर आप देखें तो किस चीज पे? वर्क के ऊपर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग द क्लास, जहाँ पे देखें क्लास के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पर देखें आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, तो जहाँ पे आइसक्रीम पे असर पड़ रहा है, मैं खा रहा हूँ, वो काम हो रही है, असर पड़ रहा है, उस पर काम हो रहा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस पे असर पड़ता है और जिस पे जो एक्शन रिसीवर होता है या जिस पर काम किया जाए, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आगे जाके इस टॉपिक में 2 चीजें और निकलती हैं, इसी ऑब्जेक्ट के हवाले से 2 चीजें और होती हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस बात को समझिएगा, जहां से मसला बनता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये चीज़ हमें कंफ्यूज भी करती है और यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। और जब यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के अंदर उनको मसले होते हैं। और जब आपको वॉइस के अंदर मसला हो तो फिर बहुत सी चीज़ें इंग्लिश की आपकी बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। फर्ज करो आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं और आप प्लेजरिज्म से बचना चाहते हैं और आपके पास एक सेंटेंस आ गया जो कि एक्टिव वॉइस में है और आप चाहते हैं कि उसको आप कॉपी करें वहाँ से और अपने आर्टिकल में ले आएँ, तो आप उसको फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगी। लेकिन पैसिव वॉइस के पूरे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। आपको सब्जेक्ट का पता हो, आपको वर्ब का पता हो, आपको ऑब्जेक्ट का पता हो, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह रिप्लेस करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। एनीवे, हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अच्छा, डायरेक्ट नाम से ही जाहिर है जिस पर काम का डायरेक्ट असर पड़े, डायरेक्ट असर पड़े। किस तरह? आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, ये जो ऊपर मैंने जुमला लिखा है, यहाँ पे आप देखें तो काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा है आइसक्रीम के ऊपर, ठीक है, दरमियान में कोई और चीज नहीं है, ठीक है, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, ठीक है। अच्छा, जहाँ मैं कहता हूँ आई ईट पिज्जा, अब देखें यहाँ पे पिज्जा के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है, दरमियान में कुछ और चीज नहीं है। मैं काम कर रहा हूं, मैं आई सब्जेक्ट हूं, आई ईट पिज्जा, तो मेरे काम का असर डायरेक्ट पिज्जा पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे पिज्जा जो है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी मैं पिज्जा खा रहा हूं और मेरे काम का डायरेक्ट असर किस चीज पे पड़ रहा है? पिज्जा पे पड़ रहा है। अच्छा, एक और भी है, सारा मेट मी, सारा मुझसे मिली, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सारा काम करने वाली है, वो उसने कौन सा काम किया? मुझसे मिली। सारा के मिलने का असर किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एनीवे, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो कंसेप्ट वेरी क्लियर है कि जिसका डायरेक्ट असर पड़े जिस पे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं देखता हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसको हमने समझना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है, ठीक है, जिस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, या इसकी हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको समझाता हूं तो आपको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। कैसे कैसे क्लियर होगा? मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं और आपको समझ आ जाएगी। He gifted me a book, एग्जाम्पल चेक कीजिएगा। He gifted me a book, ठीक है, He gifted me a book। हम एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल है My friend sent me
अ मैसेज, ठीक है। माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज। अच्छा, एक और भी ले लेते हैं। द टीचर गेव हिम अ बुक, ठीक है। एक और भी ले लेते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स मुझे अच्छा लगता है। गिव हिम इट। अच्छा, दिया गेव द beggar a gold coin, ठीक है। अच्छा, और एक और एग्जांपल लेते हैं, शो मी द पिक्चर। ये 6 एग्जांपल्स हैं और जहां पे आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है। अब मिसाल आप देखें और इसकी डेफिनेशन को भी सामने रखें। डेफिनेशन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए। सब्जेक्ट का असर पड़ता है ऑब्जेक्ट पे और वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस चीज पे पड़ता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो आपको ये सारी कंफ्यूजन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, ही गिफ्टेड मी अ बुक, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ही काम कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। क्या चीज गिफ्ट की जा रही है, किस चीज पे काम हो रहा है, किताब के ऊपर काम हो रहा है। तो मतलब ये है कि किताब हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि किताब दी जा रही है, किताब पे काम हो रहा है डायरेक्टली। लेकिन दी किसको जा रही है, मी। अब किताब पे काम हो रहा है और किताब किसको दी जा रही है, मुझे। तो ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है। अगर आप इस मी को दरमियान में से भूल जाएं, ठीक है, अगर आप इस मी को भूल जाएं दरमियान में से, इस मी को आप भूल जाएं तो फिर आपको इसकी और ज्यादा समझ आ जाएगी। ही गिफ्टेड अ बुक, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा है, किताब बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट का असर पड़े। अब किताब किसको दी जा रही है, वो है मी, मुझे। तो मी जो है वो किताब का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी मी जो है आपका, ये किताब का तो देखे ना कि किताब दी जा रही है और जिसको दी जा रही है वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है किताब, क्योंकि किताब दी जा रही है। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, माय फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज, ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे क्या भेजा, मैसेज भेजा। तो भेजा जा रहा है मैसेज, डायरेक्टली किस चीज पे काम हो रहा है, मैसेज पे काम हो रहा है। तो मैसेज मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है। तो मैं क्या हो गया फिर, यहाँ पे मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको आई थिंक कि समझ आ गया है कंसेप्ट। द टीचर गेव हिम अ बुक, ठीक है। द टीचर गेव अ बुक अगर होता
तो बुक जो है वो मेरा सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्टली किस चीज़ पे काम हो रहा है, किताब पे। लेकिन किसको दी जा रही है, हिम को, तो ये हिम जो है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। गेव हिम इट, ठीक है, उसे ये दो। तो इट जो है, इट किसी चीज के लिए होता है, यानी कोई चीज ऐसी जो जेंडर ना हो, मेल फीमेल ना हो, किसी चीज के लिए, किसी सामान के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। तो गेव हिम इट, ये उससे दो, तो दी जा रही है इट, इट जहां पे होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम होगा जहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दिया गेव दी बैगर, दिया दिया गेव द बैगर अ गोल्ड चेन, ठीक है, दिया गेव द बैगर अ गोल्ड चेन। अब यहाँ पर आप देखें तो दिया जो है वो दे क्या रही है, अ गोल्ड चेन, यानी किस चीज पे काम हो रहा है, गोल्ड चेन पे काम हो रहा है। दी किसको जा रही है, बैगर को दी जा रही है। तो यहाँ पे दिया मेरा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो काम कर रही है, और इस काम का असर किस चीज पे पड़ रहा है, अ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन दी जा रही है, किसको दी जा रही है, दी बैगर। तो दी बैगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और गोल्ड चेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्टली असर पड़ता है सब्जेक्ट का। उसके बाद है शो मी द पिक्चर, मुझे तस्वीर दिखाएं। किस चीज पे काम हो रहा है, सबसे पहले असर पड़ रहा है तस्वीर पे, ठीक है, क्योंकि दिखाई जा रही है क्या चीज, तस्वीर। तो तस्वीर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तस्वीर हो गया, और किसको दिखाई जा रही है, मुझे, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बात साबित हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर डायरेक्टली सब्जेक्ट का असर पड़ रहा होता है या उस पर काम हो रहा होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि बस सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो अब आपको ये सारी चीज़ें खत्म हो गई होंगी, ये कन्फ्यूजन्स, कि हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं, और मज़ीद हम इसकी असाइनमेंट ओवरव्यू भी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ आपको काम आएगी आगे पैसे वाइज में, और वहाँ पे फिर आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस चीज़ का मसला नहीं बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अब तो हमने सिंपल सी बातें कर ली, सिंपल कंसेप्ट कर लिया। मसला ये है कि हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है या पढ़ाई गई है ट्रेडिशनल वे में, जहाँ पे वो है कि भाई हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि सब्जेक्ट कोई एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट बस एक लफ्ज़ ही होता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लें कि सब्जेक्ट एक वर्ड पर मुश्तमिल नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट एक वर्ड पे मुश्तमिल हो। हमने तो यही देखा हुआ है ना कि ही, शी, इट है, दे है, वी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक एक वर्ड के सब्जेक्ट हैं, और हम इनको आसानी के लिए बस रट लेते हैं। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज रट्टे की ज़बान नहीं है। ये चंद रूल्स को रटने से आपको कभी नहीं आएगी, ये उन रूल्स को समझने से, उनके पीछे लॉजिक से आपको समझ आएगी। तो सब्जेक्ट एक वर्ड पे हमेशा मुश्तमिल नहीं होता। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसकी कुछ टाइप्स हैं। सब्जेक्ट की एक टाइप है सिंपल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की एक टाइप क्या है, सिंपल सब्जेक्ट। और ये कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है कि वही कि जो
काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, ये आता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने ऊपर जो है वो पढ़ा भी है, इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं कि अली इज गोइंग टू द मार्केट। मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अली जो है वो एक सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक वर्ड पे मुश्तमिल है और काम क्या कर रहा है, वो मार्केट की तरफ जा रहा है। ये होता है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक और सब्जेक्ट है जो कि होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। इसको जरा समझिएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के अंदर मिस्टेक करते हैं उसको समझने में, क्योंकि उनके जहनों में एक पुराना एक ट्रेडिशनल रट्टा है कि बस एक ही लफ्ज़ पे मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट, तो वो समझते हैं कि बस वही सब्जेक्ट है। तो फिर वो सेंटेंस में चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और फिर वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लफ्ज़ तो सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वाले वर्ड्स कौन से हैं। देखें, कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, यानी सब्जेक्ट के साथ एक मॉडिफायर होता है। अब मॉडिफायर आप कहेंगे क्या होता है, ठीक है, तो मैं मॉडिफायर की यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। मॉडिफायर के लफ्ज से घबराने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का आइडिया मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफायर्स, ठीक है, मॉडिफायर्स आर वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको आप फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रेज लिख देता हूँ, मैंने आसानी के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है, कुछ लोग फ्रेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, या फिर क्लासेस, या एक पूरा जुमला भी होता है मॉडिफायर। ठीक है, क्लास, पूरी एक क्लास भी होती है। ये क्या होती है, दैट अफेक्ट, मैं आपको ये समझाऊंगा, दैट अफेक्ट एंड ऑफन, और अक्सर क्या करता है ये, enhance the meaning, enhance the meaning of a sentence, of a sentence। ठीक है, ये कोई एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं, या कोई क्लास हो सकती है जो एक जुमले के अंदर उस जुमले के मीनिंग को इन्हांस करती है, यानी क्लियर करती है। ठीक है, अच्छा, और ये सेंटेंस को इंगेजिंग बनाता है मॉडिफायर, सेंटेंस को क्लियर करता है, उसके मीनिंग को वाजे करता है। और हमारे पास ज़्यादातर जो सिंपल मॉडिफायर्स होते हैं वो हमेशा कोई एडजेक्टिव होता है, ठीक है, या वो कोई एडवर्ब होता है। ठीक है, ये हमारे पास मॉडिफायर होते हैं। आप मॉडिफायर को सिंपल लफ्जों में समझ लें कि ये सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करते हैं, इन्हांस करते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं, यानी एक चीज की तफसील मुहैया करते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूं अ गर्ल, एक लड़की, एक बात ये है, फिर मैं कहता हूं अ वाइट गर्ल, अ ब्लैक गर्ल, अ गर्ल विद ब्लैक ड्रेस। अब ये जो मैंने बात की है, अ वाइट गर्ल, अ ब्लैक गर्ल, अ गर्ल विद ब्लैक ड्रेस, ठीक है, अ गर्ल विद ब्यूटीफुल स्माइल, ये जो मैंने बात की है ये सारे मॉडिफायर्स हैं।
यानी कि जिन्होंने लड़की को मजीद क्लियर किया कि कैसी लड़की, ब्लैक ड्रेस में, वाइट ड्रेस में, ब्यूटीफुल स्माइल वाली, एन इनोसेंट गर्ल, एक मासूम सी लड़की, अ गॉर्जियस गर्ल, इस तरह की जो वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ लगे होते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ लगे होते हैं, वो मॉडिफायर्स कहलाते हैं। आई होप कि अब आपको मॉडिफायर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, कंप्लीट सब्जेक्ट की तरफ। कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट होता है साथ उसके मॉडिफायर अटैच होता है, साथ उसके मॉडिफायर अटैच होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें सिंपल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ ही मॉडिफायर लगा होता है। एग्जांपल इसमें क्या है, मैं कहता हूँ द बिग कैट, द बिग कैट द बिग कैट वेंट देयर। ठीक है, यहाँ पे द बिग कैट वेंट देयर, द मैन इन द ब्लैक ड्रेस या ब्लैक कोट इज माई ब्रदर। अच्छा, चौथा एक और एग्जांपल भी है, द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज माई सिस्टर। ठीक है, इज माई सिस्टर। एक और एग्जांपल भी लेते हैं, द four new students arrived in the college। एक और एग्जांपल भी लेते हैं, अच्छा, द ब्यूटीफुल painting she bought on vacation hang on the wall। एक और एग्जांपल भी लेते हैं, द न्यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, द न्यू बुक I took from the library was very inspiring। अच्छा, अब इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा देखते हैं और आपको फिर मजा आएगा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब जहां पे देखें, द बिग कैट, ये है सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। कैट सब्जेक्ट है और उसके साथ लगा है द बिग, यानी बड़ी बिल्ली। इसको कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। इस तरह के सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट, यानी साथ में उसके मॉडिफायर लगा है, उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सी बिल्ली बड़ी बिल्ली। यहाँ पे आप देखें तो ये मेरा पूरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। द बिग कैट ये पूरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसी एक वर्ड पे मुश्तमिल हमेशा नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास एक और है, द मैन इन द ब्लैक कोट, द मैन इन द ब्लैक कोट। अब यहाँ पे देखें कि कौन सा आदमी,
वैसे जहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके साथ ये है इन द ब्लैक कोट, ये मॉडिफायर है। तो ये पूरा सब्जेक्ट काउंट होगा और ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये होगा कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि किस तरह का सब्जेक्ट होता है। अब आप सब्जेक्ट को पहचान लेंगे कि ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, या आगे जो पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, ये वो है। इस तरह इंग्लिश आपको सीखनी है, समझनी है। अच्छा, आगे जाके देखते हैं। द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सब्जेक्ट देखें तो वो है द गर्ल, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ लगा है मॉडिफायर इन ब्लैक ड्रेस। बता रहा है कि कौन सी लड़की मेरी बहन है, वो जो ब्लैक ड्रेस में है। तो ये है क्या, कंप्लीट सब्जेक्ट। इस तरह होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। और आप देखें कि इस तरह पूरी पूरी एक लाइन सब्जेक्ट की होती है। द 4 न्यू स्टूडेंट्स, अब ये देखें कौन से स्टूडेंट्स, जो कि नए लड़के हैं 4। वैसे तो है द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है। 4 न्यू क्या है, मॉडिफायर लगा हुआ है, और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से लड़के, जो नए 4 लड़के हैं, अराइव्ड इन द कॉलेज, कॉलेज पहुंचे। यहां पे आप देखें द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वोकेशन। कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों कि ये जो बात हो रही है, असल में तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पेंटिंग। ठीक है, दी पेंटिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ मॉडिफायर लगा है, तो ये कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट काउंट होगा। और कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि सारी बात पेंटिंग की हो रही है। कौन सी पेंटिंग, द ब्यूटीफुल पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग, शी बॉट ऑन वोकेशन, जो उसने वोकेशन पे खरीदी थी, हैंग ऑन द वॉल, दीवार पे लटकी है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जिस बंदे को पता नहीं होगा तो वो कहेगा यार ये इतना लंबा सब्जेक्ट भी होता है। अब ये सब्जेक्ट का कंसेप्ट अगर आपको पता ना हो तो फिर तो आप पैसे वाइज में फंस जाएंगे। फिर आपके लिए प्लेजरिज्म रिमूव करना मसला बन जाएगा। फिर आपके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना मसला बन जाएगा। द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वोकेशन, ये सारी बात पेंटिंग की ही है, क्योंकि पेंटिंग को ही ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कौन सी खूबसूरत पेंटिंग, वो जो उसने वोकेशन से खरीदी। आई होप कि अब आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको कंसेप्ट सारा समझ आ गया होगा। द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, अब जहां पे सिंपल सब्जेक्ट एक ही है, द बुक, लेकिन न्यू, द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, सॉरी। ठीक है, कौन सी किताब जो मैंने लाइब्रेरी से ली वो बड़ी इंस्पायरिंग थी। तो अब यहाँ पे देखें कि ये पूरा, ये आपका पूरा, ये पूरे वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये सारा सब्जेक्ट काउंट होगा। और इसको भी आप सब्जेक्ट कहेंगे, ये भी पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जब बात हो रही हो तो वो मॉडिफायर होता है, और इस किस्म के सब्जेक्ट को हम कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। तो अब आपको सिंपल सब्जेक्ट का भी पता है, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, ये सारे हमारे सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं। या कोई इसकी जगह पे किसी चीज़ का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो वो तो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम सारी ज़िंदगी पढ़ते आए हैं। लेकिन ये कंसेप्ट अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट भी होता है, जो कि साथ उसके मॉडिफायर लगा होता है। और इस तरह सब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड पे मुश्तमिल नहीं होता। तीसरे नंबर पे हमारी जो काइंड है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, मुरक्कब को कहते हैं, और ये होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का मजमुआ। ठीक है, प्लस टू आर मोर सब्जेक्ट्स। बाज़ औक़ात एक जुमले में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है,
दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब भी किसी जुमले में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी भी एक दो मिसाल दे देता हूं मैं, और आपको फिर सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं द कैट एंड द रैट आर स्लीपिंग। बिल्ली और चूहा जो है वो सो रहे हैं। बिल्ली और चूहा सो रहे हैं। जहां पे आप देखें कि आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है द कैट, ठीक है, और एक है द रैट, और एंड के जरिए आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, इस पूरे को अब हम कहेंगे, यहां तक इसको हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल है, द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल। ठीक है, अब आप जहां पे देखें ये पूरा, यहाँ पे आप देखें तो द बुक एंड द पेंसिल, ये दो चीजें हैं। किताब एक अलग चीज है, पेंसिल एक अलग चीज है, और ये जो है वो एंड के जरिए आपस में जुड़े हैं। ये दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक सब्जेक्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये दी डबल लिखा गया तो इसलिए एरर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ, और वो है द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अब जहाँ पे आप देखें तो जहाँ पे भी हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ये दोनों, जहाँ तक ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, और इसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। पूरी दुनिया की इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। पूरी दुनिया की इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिया। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे प्रेडिकेट, वो इसी लेक्चर का पार्ट 2 होगा, हम उसको कल देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे पार्ट 1 का नाम दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1, इसके सेकंड पार्ट में हम प्रेडिकेट और वर्ब के कंसेप्ट को समझेंगे। तो फिर आपको ये वाला कंसेप्ट जो है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो फिर आपकी इंग्लिश जो है ना उसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अभी भी आपको लेक्चर के बाद फील हो रहा होगा। इस लेक्चर का मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, हर लेक्चर का फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले आप किस तरह सीख रहे हैं, कितना अच्छा सीख रहे हैं, और ज़रूर रिटर्न फीडबैक डिटेल में दिया करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और कंसेप्ट के साथ, और इसी तरतीब के साथ मैं आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश तक ले जाऊंगा और आपको फील भी नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रेडिशनली यहाँ पे ये नहीं पढ़ाए जाते, इन चीज़ों को हमेशा छुपाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको सारे कंसेप्ट जब क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह अब आपको इंग्लिश में मज़ा आएगा।